हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास, जिसमें हम हिंदी के मिक्सअप क्वेश्चन करवाते हैं, जो रात्रि 8 बजे लेकर आते हैं, जिसमें हम बेहतरीन पिछले कुछ दिनों से 60 प्रश्न लेकर आते हैं। और आज एक बार फिर से हिंदी के मैं 60 प्रश्न लेकर आया हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए। बहुत शानदार हिंदी के 60 प्रश्न। चलिए, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनको जानकारी के लिए उन्हें बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आप वहाँ भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और आप रात्रि 8 बजे वाली क्लास को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं बेहतरीन प्रश्नों का संकलन लेकर आता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और पहला प्रश्न है, बताइए, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? बताइए। इन विकल्प के अनुसार हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद। और चलिए, मानक हिंदी का आधार क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार क्या है? मैं 60 बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, बताइए। मानक हिंदी का आधार क्या है? सर, खड़ी बोली को मानक हिंदी कहते हैं। खड़ी बोली को मानक हिंदी कहते हैं। और आगे चलिए, बताइए शानदार तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है? कहने का मतलब है कि राम काव्य धारा के जन्मदाता कौन है? एक काल था भक्ति काल। भक्ति काल 2 भागों में था, एक राम काव्य धारा, एक कृष्ण काव्य धारा। इससे पहले भक्ति काल और 2 कालों में था, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। फिर सगुण काव्य धारा के 2 भेद, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो वही प्रश्न है कि राम काव्य धारा के जन्मदाता कौन थे? राम काव्य धारा के जन्मदाता तुलसीदास थे और कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। कृष्ण काव्य धारा के सूरदास। चलिए अगला शानदार प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। 4 से 5 प्रश्न, 2 प्रश्न हैं, इन्हें क्रम से लगाना है। 2 प्रश्न हैं, इनको क्रम से लगाइए। बताइए। सर, पहला ये और ये छठवां, ये निश्चित है, ये आखिरी में आएगा, ये पहले आएगा, बाकी इनको क्रम से लगाइए। तो होलोग्राफी एक विशेष, फिर आएगा वा नंबर, विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है। यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल, फिर यह आएगा, यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की, फिर ला आएगा, आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे, फिर रा आएगा। तो वा या ला कहाँ पर है? वा या ला, ये वाला, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। और 5वां क्वेश्चन भी ऐसे भरना है। बताइए। पहला कांस्टेंट रहेगा और आखिरी, बाकी इन 4 को अरेंजमेंट करना है। तो भाषा जब, बताइए क्या आएगा? भाषा जब संपर्क भाषा से प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो भाषा जब संपर्क भाषा से, फिर आएगा या प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो साहित्य रूप लेने के बाद फिर आएगा, उसका उत्तरदायित्व बन जाता है, वह बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, क्या आएगा यहाँ? फिर पहले तो ला आएगा, फिर एक मिनट रुक जाइए, ये बन नहीं रहा है।
भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है, भाषा जब संपर्क भाषा से, अच्छा पहले ला आएगा, भाषा जब संपर्क भाषा से प्रशासनिक भाषा बन जाती है, ला के बाद या आएगा, ला के बाद या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर साहित्यिक रूप लेने के बाद, साहित्यिक रूप लेने के बाद, नहीं ला के बाद या अब नहीं आएगा, या नहीं आएगा, ला के बाद रा आना चाहिए, या बनेगा नहीं, रा वाला चेक कर लो, ये ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। तो रा देखिए, संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद वह प्रशासनिक भाषा बन जाती है, तो उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। अब ठीक है, ला रा या, ला रा या, और आखिरी में आएगा वाह। चलिए ऑप्शन सी सही होगा। इनको इसी प्रकार या तो भर लीजिए या ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरा करिए, ऑप्शन सी सही है। चलिए या तो ऑप्शन के अनुसार भरिए या इनको ऐसे ही। चलिए बताइए अगला प्रश्न कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में कौन सी संधि है बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। फिर से 60 हिंदी के प्रश्न। सर यशोदा में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि इसका होगा यशा धन दा, यशा धन दा, यशोदा विसर्ग संधि है। और आगे चलिए, आगे बताइए अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए प्रत्यय होता है, बताइए प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो हमने बताया है प्रत्यय और उपसर्ग ये शब्दांश होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश और उपसर्ग भी। तो प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश होता है, एक शब्द का अंश होता है। पूछा जाए उपसर्ग क्या, तो वो भी शब्दांश होते हैं। पूछा जाए प्रत्यय और उपसर्ग दोनों क्या, तो ये भी शब्दांश होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बताइए थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है, क्या आपको पता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा क्या है। सर थोड़ा सा परिमाणवाचक है। और कैसा परिमाणवाचक है, ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। अगर संख्या दी जाती कि 10 लीटर दूध लेकर आओ तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। ठीक है, परिमाणवाचक क्या होता है, जब किसी वस्तु को हम मापते या तौल कर लेते हैं, माप कर या तौल कर लेते हैं, तो वो परिमाणवाचक होता है। तो दूध माप कर लिया जाता है, तौल कर, तो ये परिमाणवाचक है। अब कैसा परिमाण है, थोड़ा सा, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट है, शानदार प्रश्न है। आज के प्रश्न का लेवल अच्छा है, बहुत 10-12 प्रश्न तो काफी कठिन है। चलिए संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आज कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, थोड़े कठिन प्रश्न हैं, अभ्यास करिए। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैं बता देता हूँ, इसमें रूपक अलंकार है। मैं रात्रि 9 बजे ये अलंकार भी पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज में, वहाँ आप पढ़ते रहिए, वहाँ मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूँ। चलिए बताइए, बताइए स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे, ना विकल बनाओ अरे अप्सरे, उस अतीत के नूतन गान गाओ, उपयुक्त कामायनी किस सर्ग से ली गई है। देखिए ये क्वेश्चन नेट JRF का है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि कामायनी में जो सर्ग होते हैं ना, सर्ग, सर्ग एक, सर्ग का मतलब अध्याय 1 अध्याय 2, तो कामायनी ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, उसमें कई सर्ग हैं, कई अध्याय हैं। तो किस अध्याय की
ये पंक्तियां हैं तो ये आपके में नहीं आएगा, ये नेट JRF में आता है। तो ये किस अध्याय की है मैं बता दूं, ये श्रद्धा सर्ग की लाइनें हैं। किसकी हैं? श्रद्धा सर्ग की। और आपके में पुलिस लेखपाल इनमें नहीं पूछेगा। चलिए, पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प चुनिए। बताइए, पर्यायवाची नहीं किए तो रात्रि 9 बजे कर लो, मैं वहां करा रहा हूं। 350 महत्वपूर्ण पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची उसी से है। दूध का पर्यायवाची कौन सा है? बताइए। पता है तो बताइए, दूध का पर्यायवाची कौन सा है? सर, दूध का पर्यायवाची स्तन्य होता है। दूध का पर्यायवाची क्या होता है? स्तन्य होता है। और अगला बताइए, एक और शानदार, कि प्रेच्छा का पर्यायवाची क्या है? रात्रि 9 बजे ये सब पर्यायवाची में करा रहा हूं, बस कुछ और बचे हैं। 350 बेहतरीन पर्यायवाची रात्रि 9 बजे। मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूं, जुड़ जाइए। सर, प्रेच्छा का अर्थ होता है दृष्टि। प्रेच्छा का अर्थ क्या है? प्रेच्छा का अर्थ दृष्टि होता है। बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए कि विरासत का पर्यायवाची क्या है? सभी ये जो पर्यायवाची इस मॉडल पेपर में है, ये रात्रि 9 बजे क्लास के अंतर्गत ही पढ़ाए हैं और उसी के अंतर्गत ये है। तो 9 बजे आप पढ़ लीजिए, कहीं भी किसी का भी एग्जाम दीजिए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट हिंदी करा रहा हूँ। सर, विरासत का पर्यायवाची देय होता है। देय, जो देने योग्य हो। विरासत में चीज दी ही जाती है, इसलिए उसे देय कहते हैं। चलिए, 14 से 15 अशुद्ध वाक्य ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए और बताइए, क्या इसमें कोई अशुद्ध वाक्य है? चलिए मैं पढ़वाता हूं। मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। इसमें क्या कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल शुद्ध है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी शुद्ध लिखा है। और मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, ये भी सही है। कोई त्रुटि नहीं है। 14वें क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, शुद्ध अशुद्धि से कितने बड़े बड़े वाक्य आते हैं, है ना? ढूंढना मुश्किल हो जाता है। चलिए, एक और प्रश्न है शुद्ध अशुद्ध से, बताइए। आप ढूंढेंगे, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं पर टिक करिए, बताइए। चलिए मैं ढूंढवाता हूं। लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल सही है। भाषा का उच्चरित रूप भाषा का वास्तविक रूप है, बिल्कुल सही है। लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, ये गलत है। लिखित भाषा, वो कह रहा है क्या लिखित भाषा सभी उच्चरित भाषा के तत्वों को, जो आपने बोला है क्या सब लिखा जा सकता है? नहीं। आप अगर सीटी बजाते हो, आप किसी जानवर की आवाज निकालते हो तो उसका उच्चारण किया जा सकता है, लेकिन उसे लिखा नहीं जा सकता। तो लिखित भाषा उच्चरित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है, ये गलत है। और यही सी वाला आंसर सही है। विकल्प सी ये गलत वाक्य है। चलिए आगे देखिए, शुद्ध अशुद्ध कितने कठिन पूछे गए थे। सामान्यतः ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, पर इतने कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जितने आज के मॉडल पेपर में थे, पर कठिन भी जरूरी हैं। चलिए बताइए, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। सर्वनाम बताना है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम। रात्रि 9 बजे आइए। अगर हिंदी आपको बिल्कुल अच्छे से शुरू से पढ़नी है और हिंदी में चाहते हो पूरे नंबर आए, रात्रि 9 बजे टेट सी टेट सुपर टेट किसी का भी एग्ज़ाम देना है, लेखपाल जूनियर असिस्टेंट, रात्रि 9 बजे 7000 से ज़्यादा प्रश्न करवाऊंगा मैं। मेरी सीरीज चल रही है संपूर्ण हिंदी का रिवीजन।
फिलहाल इस प्रश्न का जवाब क्या है? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। सर स्वयं एक निजवाचक सर्वनाम है। अच्छा हाँ, तो सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के सर 6 भेद होते हैं और उन्हीं 6 में से एक है निजवाचक सर्वनाम। चलिए शुद्ध अशुद्ध से डेली प्रश्न आता है। आज फिर से एसएससी जीडी वाले स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न आता है जीडी में। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा शुद्ध है बताइए। शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा? सर घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है? सर शुद्ध होगा ऑप्शन बी, घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ वो आपके घनिष्ठ मित्र है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। और चलिए आगे। बहुत शानदार, हमारा 18वां प्रश्न है। मैं आज फिर से 60 प्रश्न लेकर आया हूं। हमारा 18वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? बताइए। मूर्धा से बोले जाने वाले कौन से वर्ग के अक्षर हैं? तो सर देखिए, जो का वर्ग है ये कंठ से बोला जाता है। ये जो ता वर्ग है ये दंत से बोला जाता है। ये या रा ला वा, ये इनका उच्चारण अलग अलग है हर वर्ड का, वो बताया था। लेकिन मूर्धन्य से पूरा कौन सा है? टा वर्ग। टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, टा ठा डा ढा डा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। चलिए बताइए, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा मतलब ये लिखा कोष्टक में, पहले विकल्प में लिखा स्त्रीलिंग। क्या ये दोनों स्त्रीलिंग हैं? अगर सही स्त्रीलिंग नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। जो बात कोष्टक में लिखी है वो अगर सही नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही पूछा है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाली बात सही है कि नहीं है? तो क्या ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है? तो लगाइए मेरा और मेरी। स्त्रीलिंग पहचानने के लिए पुल्लिंग के लिए क्या करेंगे? मेरा मेरी। चलिए, मेरी उंगली, मेरी एड़ी, सर ये तो स्त्रीलिंग है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए अगला बताइए, क्या ये स्त्रीलिंग है? मेरी बाहां, मेरी जांग, सर ये भी स्त्रीलिंग है। अच्छा तो इधर आओ, जौन सा गलत हो वही बताना है। तो देखिए, मेरा हाथ, मेरा पैर, क्या ये दोनों पुल्लिंग हैं? बिल्कुल है। अब यहाँ बताइए, मेरी कलाई और मेरा तलवा, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। कलाई स्त्रीलिंग और तलवा पुल्लिंग, यहाँ कोष्टक में लिखा पुल्लिंग। क्या ये विकल्प सही है? गलत है, क्योंकि ये दोनों पुल्लिंग नहीं है। एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। तो वही पूछा था कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन बी, एक स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है। चलिए फिर से आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है, बहुत शानदार। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 8 बजे भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ और 9 बजे तो कॉन्सेप्ट सिखाता ही हूँ। 8 बजे जरूर आया करिए, मिक्सअप क्लास में आया करिए। कि नदी का जल ठंडा है, ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है बताइए। नदी का जल ठंडा है बताइए, सामान्य बहुवचन क्या है? तो क्या करोगे आप? तो देखिए, एक वचन बहुवचन आपने शब्दों के सुने होंगे। कैसे? जैसे मैं कहूं किताब का बहुवचन, तो आप कहोगे सर किताबें। ध्यान से सुनना मेरी बात, किताब का बहुवचन किताबें। अब मैं कहूं डिबिया का बहुवचन बताओ, तो आप कहोगे डिबियां।
आपने शब्दों के बहुवचन आज तक सुने होंगे, लेकिन यहाँ वाक्य का बहुवचन पूछ रहा है। ये पूरा वाक्य है और कह रहा है इसका बहुवचन बनाइए। समझिए क्वेश्चन का लेवल। तो नदी का जल ठंडा है, इस पूरे वाक्य को बहुवचन में बनाइए। तो सही जवाब होगा नदियों का जल ठंडा है। नदी की जगह नदियों कर दो और ये वाक्य पूरा बहुवचन में आ जाएगा। नदियों का जल, नदियों के जल मत करना, नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन सी सही होगा। शानदार, लाजवाब, बहुत बेहतरीन। चलिए बताइए, पता है तो बताइए। एक और बेहतरीन प्रश्न है, 21वां प्रश्न बताइए। अमरस क्या है? बहुत शानदार। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए। सभी लोग, सभी मित्र, सभी साथी, सभी दोस्त अपने अपने मित्र दोस्तों को क्लास पहुंचाइए और बताइए, है ना, उन तक क्लास पहुंचाइए। उनको बताइए वो भी आपके साथ हिंदी पढ़ने आए। उनको बताइए कि यहाँ पर क्लास में बड़ी शानदार हिंदी पढ़ाई जाती है, एग्जाम में पूरे नंबर की। चलिए, अमरस क्या है? अमरस एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने संचारी भाव बताए? 34 बताए हैं। 34वां कौन सा संचारी भाव है? चकपकाहट। चकपकाहट, चकपकाहट 34वां संचारी भाव है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, पता है तो बहुत शानदार है कि याब जीवन में कौन सा समास है? याब जीवन में कौन सा समास है? क्या आपको पता है? याब जीवन में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है, हमने बता दिया। आप इसका विग्रह कमेंट करना। याब जीवन का आप विग्रह कमेंट करना जब क्लास खत्म हो। एक होमवर्क है आपका। याब जीवन में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह कमेंट करना। चलिए बताइए, बताइए। एक प्रश्न और है, शानदार प्रश्न है। कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? पर्यायवाची पढ़ने से बड़े फायदे हैं, आपको शब्दों के अर्थ आने लगते हैं। पर्यायवाची सिर्फ पर्यायवाची में काम नहीं आता, कई जगह काम आ जाता है। निशीथ का अर्थ बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। निशीथ का अर्थ आधी रात होता है। क्या होता है? निशीथ का अर्थ आधी रात होता है। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। और चलिए आगे बताइए। जिसका जन्म, ध्यान से सुनना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, गलत मत करना। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? देखिए, आजकल ऐसे प्रश्न बनने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जातवाद को बढ़ावा देते हैं। ऐसे प्रश्न बनने ही नहीं चाहिए, है ना। जिसका जन्म छोटी या निचली जाति में हो, ऐसे प्रश्न नहीं बनने चाहिए। चूंकि यहाँ प्रश्न है तो हमें आंसर करना पड़ेगा। शूद्र नहीं, अंत्यज। देखिए, अंत्यज का पर्यायवाची शूद्र होता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो अंत्यज टिक लगाएंगे। जिसका जन्म छोटी जाति में उसे अंत्यज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। अंत्यज ना होता तो शूद्र लगाते। और चलिए आगे, आगे बताइए। गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन शब्द को विपरीतार्थक, देखिए एक शब्द है गमन, इसे विलोम बनाना है तो क्या करोगे? सर, गमन का विलोम क्या होता है? आगमन। गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। तो गमन का सर बना दिया विलोम आगमन। तो गमन का आगमन बन गया विलोम। तो गमन से आगमन बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग चाहिए? सर, गमन में आ उपसर्ग लगा दो तो इसका विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। कौन सा उपसर्ग चाहिए? आ उपसर्ग चाहिए। गमन में आ लगा दो तो आगमन, और ये विपरीतार्थक हो गया। ऑप्शन सही होगा बी।
कौन सा उपसर्ग चाहिए? बी, आ उपसर्ग चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर, शानदार प्रश्न है। बताइए, रस पढ़ते ही पता चल गया होगा कि किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती बारूं। कौन सा रस है? पता चल गया होगा। यहाँ पर कृष्ण की बात हो रही है, और जब कोई काव्य रचना कृष्ण से लिखी हो तो वहाँ वात्सल्य रस होता है। कौन सा? बचपन का वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। चलिए आगे बताइए। निराला की ये कविता है जूही की कली, ये किस छंद में लिखी है? निराला जी की कविता है जूही की कली, यह किस छंद से लिखी गई है? सर ये मुक्तक छंद से लिखी हुई है। किस छंद से? मुक्तक छंद से लिखी हुई है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? बताइए। किस वाक्य में कर्ता कारक नहीं है? सर हमने चिड़िया घर में पक्षी देखे, यहाँ है ने कर्ता कारक है। अब यहाँ देखिए, मोहन ने सांप को लाठी से मारा, यहाँ भी कर्ता कारक है। अब देखिए, सीता की कलम मेज पर है, सीता की कलम मेज पर है। बताइए, अब यहाँ लिखा है गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, तो सर यहाँ कर्ता नहीं है। यहाँ हम कर्ता इसको सीता को मान लेंगे, लेकिन यहाँ गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, मतलब गरीब को वस्त्र दान करो, और दान करना संबंध कारक कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी को हमेशा के लिए दे दी जाए, ऑप्शन बी, तो वह संबंध कारक होता है। इसमें संबंध कारक है, कर्ता कारक नहीं है। चलिए बताइए, पता है तो कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, कहावत का अर्थ क्या है? पत्थर को जोंक नहीं लगती, कहावत का अर्थ बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सबल का शोषण नहीं होता, जो मजबूत है उसका कोई शोषण नहीं कर सकता। आंसर सही होगा ए। और अगले प्रश्न पर चलिए कि किस क्रम में प्रयार्थक क्रिया है? किस क्रम में प्रयार्थक क्रिया है? बताइए, कहां है प्रयार्थक क्रिया? तो सर कहां पर प्रयार्थक है? ये बुलवाया, ये आया, ये इसमें सी वाले में सुरेश ने सूरज को बुलवाया। ठीक है, ये प्रयार्थक क्रियाएं के दो भेद होते हैं। एक कौन से? वाना प्रत्यय से बनती है, और एक कौन से प्रत्यय से बनती है? बताइए। देखिए, प्रयार्थक क्रियाओं के दो भेद, पहला और दूसरा। जैसे हमने लिखा, एक आना प्रत्यय से बनती है, जैसे हम बता रहे आपको, हमने लिखा जैसे मैं कोई एक शब्द लिखूं, बोलना, हमने शब्द लिखा बोलना, ध्यान से सुनना, हमने लिखा बोलना। अब पूछा जाए बोलना का प्रथम प्रयार्थक बनाओ, प्रयार्थक क्रियाएं के दो भेद, तो बोलना का प्रथम प्रयार्थक बनाओ तो हो जाएगा बुलाना। बोलना में आना प्रत्यय लगा दो तो प्रथम प्रयार्थक। अब कहे कि द्वितीय प्रयार्थक बनाओ तो बोलना में वाना प्रत्यय लगा दो, बुलवाना। बुलवाना द्वितीय प्रयार्थक और बुलाना प्रथम प्रयार्थक। ठीक है, तो बुलाया ये प्रयार्थक है, और कौन सा? द्वितीय प्रयार्थक। चलिए बढ़ जाइए, बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, वाच्य से प्रश्न है। कर्तवाच्य का उदाहरण बताइए, कर्तवाच्य का उदाहरण बताइए। क्या आपको पता है? सर बिल्कुल, कौन सा उदाहरण है? सर कर्तवाच्य का उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य का है। और अगला बताइए कि उर्वर का विलोम शब्द क्या है?
जिस किसी ने क्लास नहीं की है, मैं रात्रि 9 बजे विलोम शब्द 300 करवा चुका हूँ। आप सभी लोग हमारे विलोम से शब्द से संबंधित वीडियो देख लीजिए। संपूर्ण हिंदी का रिवीजन सीरीज चल रही है। रात्रि 9 बजे 300 विलोम शब्द करवाए हैं। सर उर्वर का विलोम, उर्वर मीन्स होती है उपजाऊ, और उर्वर का विलोम होगा बंजर या ऊसर। उर्वर का विलोम बंजर या ऊसर होता है। और आगे बताइए, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? रेलगाड़ी कैसा शब्द है? सर रेलगाड़ी संकर शब्द है। अच्छा, रेलगाड़ी संकर शब्द क्या होता है? जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना हो, दो भाषाओं से, दो देशों की भाषाओं से जो शब्द मिलकर बना हो वो संकर है। जैसे रेल ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी देशज भाषा का है, तो रेल विदेशी का हो गया और ये देसी भारत का हो गया गाड़ी। तो ये दो देशों की भाषाओं का है, इसलिए ये संकर शब्द है, संकर शब्द है। चलिए बताइए, विभावरी कैसा शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है बताइए। सर विभावरी, विभावरी रात्र का पर्यायवाची है और ये तत्सम है। क्या विभावरी का तद्भव भी होगा? नहीं, विभावरी का तद्भव नहीं होता, विभावरी का तद्भव नहीं होता, ये अपने आप में तत्सम ही है, इसका कोई तद्भव रूप अभी प्रचलन में नहीं है। चलिए आगे बताइए कि रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है जिसका सर संधि विच्छेद ना हो? वैभव, ये वैभव में रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द वैभव में रूढ़ शब्द है, इसका संधि विच्छेद नहीं आप कर सकते, वैभव में रूढ़ शब्द है। चलिए 36 से 40 मैं गद्यांश पढ़ता हूँ, छोटा सा गद्यांश है, 1-1.5 मिनट में पढ़ दूंगा। चलिए, सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनैतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे वक्ताओं की खबर महत्व देकर छपी होती है। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी तथा हादसों के समाचारों से अखबार भरे होते हैं, लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और अपराध जगत तक ही रह गया? क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है जो सभी को भाईचारे तथा आपसी तालमेल का संदेश देती चली आई है ना? चलिए 4 शानदार प्रश्न हैं। कितने हैं? 4 हैं। दैनिक अखबार क्यों जरूरी है, क्या आपको पता है? लगाइए कॉमन सेंस और बताइए दैनिक अखबार क्यों पढ़ते हैं आप लोग, क्यों जरूरी हैं? सर खबरों को जानने के लिए दैनिक अखबार क्यों जरूरी हैं? खबरों को जानने के लिए। और आदमी का अस्तित्व कहां तक रह गया बताइए। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से बताइए, आदमी का अस्तित्व कहां तक रह गया? कहां तक रह गया? सर राजनीति और अपराध तक। कहां तक रह गया? राजनीति और अपराध तक। आदमियत कैसी अवधारणा है बताइए। बहुत बेहतरीन। सर आदमियत भाईचारा तथा मेलजोल बढ़ाने वाली, भाईचारा तथा मेलजोल बढ़ाने वाली अवधारणा है। और चलिए ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें किस कोटि में आती हैं? बहुत शानदार, ये भी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। ब्रिटेन तथा अमेरिका की खबरें अंतरराष्ट्रीय कोटि में आती हैं। और अगला आखिरी प्रश्न है, गद्यांश से आखिरी प्रश्न है, दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें ज्यादा होती हैं? गद्यांश से संबंधित आखिरी प्रश्न है। इसके बाद 20 प्रश्न और बचेंगे, क्योंकि मैं प्रश्नों की संख्या 60 लेकर आया हूं।
दैनिक अखबार में आजकल राजनीति तथा अपराध की खबरें ज़्यादा होती हैं। चलिए गद्यांश समाप्त हुआ। 20 प्रश्न और बचे हैं। चलिए गद्यांश को समझकर सही छंद बताइए। बताइए कौन सा छंद है जो जग हित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। कौन सा छंद है बताइए। सर इसमें रोला छंद है। कौन सा छंद है? इसमें रोला छंद है। चलिए आगे, चलिए बताइए। बताइए एक और छंद से कठिन सा प्रश्न है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। कौन सा छंद है बताइए। मैं जब रात्रि 9 बजे छंद पढ़ा दूंगा तो मॉडल पेपर में जब छंद आएगा तो मैं मात्राएं भी लगवाया करूंगा। अभी इसलिए मात्राएं नहीं लगवाता, इसमें दोहा छंद है। डायरेक्ट उत्तर बताता हूं, इसमें कौन सा छंद है? दोहा छंद। चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन उदाहरण है। अलंकार बताइए। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। कौन सा अलंकार है? शानदार पंक्ति है, एग्जाम में आई हुई है, कई बार सुना होगा उदाहरण। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हर मित्र, हर भाई, हर बहन मेरी क्लास को शेयर ज़रूर करे, क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाए। चलिए क्लास को शेयर ज़रूर करिए। बहुत शानदार प्रश्न लेकर आते हैं, सभी लोग शेयर करिए। चलिए देखिए सर, इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे? ये बारे के दो अर्थ हैं। बारे उजियारो करे, बारे मीन्स है बचपन। जब कोई छोटा होता है ना तो वो उजाला लगता है, घर का दीपक लगता है, ऐसा लगता है घर में उजाला हो गया है। और बारे का दूसरा अर्थ है जलाना। जब किसी चीज़ को बारते हैं या जलाते हैं तो बढ़े अंधेरा होए। तो बारे का अर्थ है जब किसी को चीज़ को जलाते हैं तो उससे उजाला होता है। उससे क्या होता है? उजाला। तो इसके दो अर्थ हैं। जब एक शब्द में दो अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। चलिए बताइए। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। कौन सा वाक्य है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। सर मिश्र वाक्य है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे, आगे बताइए। तुम यह मत करो, कौन सा वाक्य है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तुम यह मत करो। सर ये आज्ञावाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। और आगे बताइए। पर्यायवाची से प्रश्न है, मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं, रात्रि 9 बजे जुड़ जाइए। दर्प का पर्यायवाची क्या है? सटीक बताना है, जो उचित है पर्यायवाची वो बताइए। सर दर्प का अहंकार होता है। होता तो गर्व और स्वाभिमान भी है, लेकिन सबसे उपयुक्त जो पर्यायवाची है वो अहंकार होता है। चलिए बताइए। प्रश्न का लेवल आज थोड़ा सा अच्छा है। चलिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द क्या है? दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं बताइए। सर पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोड़ कहते हैं। द्रोड़, अगर द्रोड़ ऑप्शन में ना होगा तो हम घाटी कहेंगे। अभी ऑप्शन लगाएंगे द्रोड़। और चलिए आगे, आगे बताइए। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द है। सोच समझ के जवाब देना, गलत हो सकता है। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द विलंबी नहीं, यही कर रहे होंगे आप लोग, यही कर रहे हैं।
दीर्घ सूत्री होता है। जो हर काम को देर से करे वो दीर्घ सूत्री है, रट लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। किस वाक्य में? सर ज्योति रोती है, ज्योति रोती है, ऑप्शन बी इसमें अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता वो अकर्मक है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म आता है वो सकर्मक है। आगे बढ़ जाइए और बताइए तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। इसमें रेखांकित तो है ही नहीं। चलिए मैं रेखा कर देता हूं, इसमें यहां रेखा है। चलिए क्या पर रेखा है, अब बताइए कौन सा सर्वनाम है? सर इस क्या पर रेखा है तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक अगर तुम्हें पर होती तो कौन सा हो जाता? ऑप्शन में नहीं है, पुरुषवाचक हो जाता। तो क्या हो जाता? पुरुषवाचक। चलिए चलिए हमारा 51वां प्रश्न है कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण है। बहुत शानदार, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। कौन सा? परिमाणवाचक। 52 से 54 त्रुटिपूर्ण भाग बताने हैं, बताइए। 52वां प्रश्न है, बताइए कहां गलती है? प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। 52वां प्रश्न में कहां गलती है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी तरह आप हमारी क्लास से जुड़े रहिए। सर गलती कहाँ है? प्रत्येक देशवासियों को, ये प्रत्येक नहीं ये सभी होना चाहिए, प्रत्येक की जगह सभी। ऑप्शन ए में गलती है। कहाँ गलती है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बताइए। 53वां सवाल है कि अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। क्या इसमें गलती है? अगर नहीं गलती है तो कोई त्रुटि नहीं पर टिक करिए। बताइए क्या इसका जवाब होगा? सर गलती है, अपराधी और निरपराधी कभी नहीं होता, निरपराध होता है। निरपराधी शब्द ही नहीं होता, निरपराध होता है। ऑप्शन बी याद रखना, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि निरपराधी नहीं निरपराध होगा। चलिए 54वां प्रश्न बताइए। मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कहां गलती है? इस 54वें प्रश्न में कहां गलती है? जवाब दीजिए। बहुत शानदार। क्लास को सभी लोग शेयर करिए, क्लास को दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, है ना। चलिए चलिए ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, ईमानदारी के साथ क्लास शेयर किया करिए। चलिए मुख्य अतिथि आए और एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला, एक फूल की माला कभी नहीं बनती, तो इसमें गलती है। ऑप्शन बी, ये वाला कहाँ है? ऑप्शन बी वाला है, तो इसमें गलती है ऑप्शन बी में। चलिए बढ़ जाइए, बस 5 प्रश्न और हैं। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है बताइए। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। इसी तरह जवाब दीजिए, इसी तरह जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट कैसा शब्द है? सर मजिस्ट्रेट विदेशज शब्द है, क्योंकि मजिस्ट्रेट अंग्रेजी भाषा का है और अंग्रेजी भाषा विदेशी है, ये विदेशज शब्द है। और अगला समास से प्रश्न है कि दशमुख में कौन सा समास है? दशानन या दशमुख एक ही बात है। जिसके 10 मुख हों या जिसके 10 आनन हों, अर्थात रावण, इसमें कौन सा समास है?
बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और अगला प्रश्न बताइए कि अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सर शब्द के आगे लगता है, तो अवनत में अब उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग है। हमारे 57 प्रश्न कंप्लीट हुए, बस 3 प्रश्न और हैं। 3 प्रश्न और हैं। जवाब दीजिए कि वातानुकूलत का सही, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। बस 3 प्रश्न और हैं। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद वात प्लस अनुकूल। ऑप्शन ए सही होगा, वात प्लस अनुकूल। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें तो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर। और चलिए, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? मैं रात्रि 9 बजे विलोम शब्द करवा चुका हूं। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? मृदुल मीन्स होता है कोमल, सरल। इसका विलोम होगा कठोर। मृदुल का विलोम कठोर होता है। बहुत शानदार। और आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब गलत ना हो, कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये जो छा वर्ड है, ये क्या कहलाता है? सर, छा ध्वनि संयुक्त वर्ड कहलाती है। ये संयुक्त वर्ड, ये छा हलंत का प्लस सा से मिलकर बनता है। ये संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ड कहलाता है। चलिए, हमारे 60 बेहतरीन प्रश्न समाप्त हुए। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए। थोड़ी देर बाद आ जाइए, रात्रि 9 बजे मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ, वहाँ जुड़ जाइए। तो सभी लोग क्लास को शेयर करिए, सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब करिए। चलिए, और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है? तो अभी आ जाइए, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूँ। तो इस क्लास में मैं कल मिलूँगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल फिर से मिलेंगे इसी समय नए बेहतरीन हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।